गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज नए चैप्टर के साथ में चैप्टर नंबर 1 सिविक्स क्लास 10th। चैप्टर का नाम है बच्चों पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब है सत्ता की साझेदारी। हम सत्ता की साझेदारी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, यह क्यों ज़रूरी है और किस किस रूप में करते हैं। हम इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखेंगे, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हम कैसे सत्ता की साझेदारी करते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर के सिंह, आप सभी के समक्ष चैप्टर पावर शेयरिंग के साथ में। तो देखते हैं सबसे पहला, व्हाट इज पावर शेयरिंग। बच्चों पावर शेयरिंग है क्या? पावर शेयरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग एक तरीके से एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम पावर को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग डिफरेंट गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। अब हम देखते हैं कि ये ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो पहला तो हो गया लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर का मतलब ये है जो कानून को बनाता है, जैसे हमारे देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा। देन एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में हम पावर को बांटते हैं। मतलब निर्णय लेने की, पॉलिसी मेकिंग की, सबके अलग अलग। एक पॉलिसी बनाता है, दूसरा उसको लागू करता है और तीसरा देखता है कि पॉलिसी का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से पावर को शेयर कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के बीच में किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के भी नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि एथनिसिटी क्या होता है। एथनिसिटी मतलब अ पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट। यदि देश के अंदर मान लीजिए कि दो समुदाय हैं या किसी भी देश के अंदर दो इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि उनके बीच में यदि किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये क्या है? द टर्म एथनिक रेफर्स टू सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कॉमन कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज etc followed by the people for a long period of time. The term ethnic can be best explained through the example of Belgium and Sri Lanka. बच्चों दो देशों का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पहला तो बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका, कि इन दोनों देशों के बीच में डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप ने किस प्रकार, आप देखेंगे कि एक देश ने किस प्रकार से प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन, किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया और दूसरे देश ने उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रहने दिया। इसको हम देखेंगे। अब हम आते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। बेल्जियम में किस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट हुई, मतलब संघर्ष हुए। अब देखेंगे कि बेल्जियम में वहाँ पर जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, वहाँ पर 59% पीपल जो है वो डच है, 40% पीपल फ्रेंच है और 1% जो है वो जर्मन है। तो आप देखेंगे कि 59 कहीं ना कहीं संख्या इनकी ज़्यादा है डच की, लेकिन फ्रेंच की संख्या कम है। और क्या जर्मन 1% हैं तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलेगा? तो इसको हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे सॉल्यूशन निकाल करके वहाँ पर इस समस्या से निजात पा लिया गया कि जर्मन को और फ्रेंच को और डच स्पीकिंग पीपल को, सबको वहाँ पर इक्वली वरीयता मिले, सबके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर हो। और यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि कैसे वहाँ पर श्रीलंका के अंदर जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सका। तो वहाँ पे सिंहला स्पीकिंग पीपल 74% हैं और तमिल स्पीकिंग पीपल है 18%। अदर हैं जिसमें क्रिश्चियंस वगैरह हैं तो वो है 8% पीपल। तो वहाँ पे जो समस्या को सुलझाने के बजाय समस्या को बरकरार रहने दिया गया। और उसमें हुआ ये कि 1948 में श्रीलंका की आज़ादी के बाद 1956 में सिंहला को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ में सिंहली पीपल को प्रायोरिटी दी गई। इसके साथ ही साथ कई सारे पॉलिसी मेकिंग में भी सिंहलियों का ध्यान रखा गया। तो तमिलों के अंदर एक प्रकार का बेगानेपन का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं देश की जो सरकार है वो उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इसलिए वहाँ पर एक सिविल वॉर हुआ और वो सिविल वॉर कहीं ना कहीं आज भी वहाँ पर छिटपुट तरीके से जारी है।
तो देखते हैं, इन श्रीलंका द लैंग्वेज ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी सिंहला was adopted as the national language under the Act of 1956. This led to the conflict between the Tamils and Sinhala communities. ये आप देखेंगे कि श्रीलंका की किस तरीके से, खास करके ये जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये एरिया जाफना प्रायद्वीप भी है यहाँ पर, जिसको हम जाफना पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ पर तमिल ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो इनकी शुरू से एक तमिल एलम बनाने की मांग रही है, एक अलग से तमिल स्टेट बनाने की मांग रही है, जिसको लेकर के वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ है। तो हमने देखा कि अब देखते हैं कि नेसेसिटी ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों ये आपको लगता है कि पावर शेयर करना चाहिए? देखिए, पावर शेयरिंग तो एक तो इक्वालिटी के लिए करना चाहिए, दूसरा डेमोक्रेसी को ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरे देश के सभी लोगों के बीच में लागू करने के लिए भी पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो देखते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। देश के अंदर जो वेरियस सोशल ग्रुप हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट को ये बिल्कुल ख़त्म करता है। यदि आप सबको इक्वल पावर दे देंगे तो कन्फ्लिक्ट कहीं होगा ही नहीं। दूसरा, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की आत्मा है। कारण, क्योंकि लोकतंत्र में जो शासन होता है वो व्यक्ति के लिए ही होता है, तो सेंटर में यहाँ पर लोग होते हैं, तो सरकार लोगों के लिए काम करेगी, ना कि लोग सरकार के लिए। तो यहाँ पर ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। डेमोक्रेसी को जस्टिफाई करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कौन कौन से तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। तो पहला है बिटवीन द ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी इसको हम कहते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में यहाँ पर सत्ता का बंटवारा होता है। सेकंड, अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़, इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट से अल्टीमेटली पावर मिलता है लोकल बॉडीज़ को, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी और विलेज पंचायत वगैरह आते हैं, नगर निगम वगैरह आते हैं। अब हम देखते हैं अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। एक देश के अंदर, जैसे कि आपने देखा कि बेल्जियम में और श्रीलंका में कई सारे वेरियस सोशल ग्रुप होते हैं, तो उन सोशल ग्रुप को भी इक्वली पावर दिया जाता है। कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़े तो कम्युनिटी गवर्नमेंट भी वहाँ पर बनाया जाता है। अब देखेंगे आप अमॉन्ग, इसको स्पेलिंग सही कर लेंगे आप, अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। मतलब कई सारे जो डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप हैं, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी है, कांग्रेस है, लोक जनशक्ति पार्टी है, एनसीपी है, तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। साथ ही साथ प्रेशर ग्रुप के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, और साथ में साथ इंटरेस्ट ग्रुप के भी बीच में पावर को शेयर किया जाता है। तो ये पावर शेयरिंग का डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट वे है।